So good morning all of you. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सबको। गुड मॉर्निंग, बहुत अच्छी मॉर्निंग है आज भी। क्वेश्चंस ना, बिल्कुल बिल्कुल, मैं पीडीएफ में आपको क्वेश्चंस ऐड करूंगा, बट उसको मैं मंडे से इंप्लीमेंट करूंगा, है ना, चलेगा ना, यानी एक दिन बाद, ऐसा समझ जाइए। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आज का जो करंट अफेयर है वो सबसे पहले हम जैसे मेंस से शुरू करते हैं, एक एक सब्जेक्ट वाइज हम जाते जाएंगे। मंडे से आपका शेड्यूल बदल जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, मंडे से आपको एक ग्रुप बनाया जाएगा व्हाट्सएप पे। वो जो ग्रुप होगा वो स्पेशली आंसर राइटिंग का ग्रुप होगा, और आपको मेंस के जो भी क्वेश्चंस दिए जाएंगे वो आप आंसर राइटिंग करके उसी ग्रुप में डालेंगे। आंसर राइटिंग करके जब आप उस ग्रुप में डालेंगे तो इसको इवैल्यूएट करके मैं वो आपको उसका आंसर जो है उसको इवैल्यूएट करके आपको बताऊंगा कि आपने क्या चेंजेस करने चाहिए और क्या नहीं। तो ये आपको मंडे से शुरू करना है। मंडे से आपका सेपरेट ग्रुप होगा आंसर राइटिंग का, ठीक है, और सभी को ये टास्क पूरे करने हैं। आपको अलग से क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे और उसको आप आंसर राइटिंग भी करेंगे। तो अभी जो हम पढ़ रहे करंट अफेयर्स, चलिए पहले करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। करंट अफेयर्स जो हम पढ़ने वाले हैं वो है 7 अप्रैल 2023 के, 7 अप्रैल के हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि पहला जो करंट अफेयर है वो करंट अफेयर है इंडियन जस्टिस रिपोर्ट ऑफ ईयर 2002 को लेके, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंडियन जस्टिस, नई रिपोर्ट है, देखिए जस्टिस रिपोर्ट एक नई रिपोर्ट है। कुछ लोगों को पता होगी, कुछ लोगों ने पहली बार भी सुनी होगी, कोई बात नहीं, हम इसको पूरी तरह से कवर करने वाले हैं, ठीक है। एक इंडियन जस्टिस रिपोर्ट आती है 2022 की। अब 2022 में जो उसके बेसिस पे एक रिपोर्ट लाई जाती है जिसको हम कहेंगे इंडियन जस्टिस रिपोर्ट ऑफ ईयर 2022, और ये जो आता है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आता है आपका पेपर 2 से, जिसमें गवर्नेंस की बात की जाती है, स्ट्रक्चर की बात की जाती है। तो ये गवर्नेंस में ही आएगा, जनरल स्टडीज पेपर 2, दैट इज गवर्नेंस का ये पार्ट कवर करता है आपका। और उसी के साथ साथ इसका जो सोर्स है वो है द हिंदू से ये करंट अफेयर लिया गया है। GS2 में ये पूछा जा सकता है। अब हम देखते हैं इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या क्या हुआ। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि इसका कंटेक्स्ट हम सबसे पहले देखते हैं इस करंट अफेयर का, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, स्क्रीन पे भी देखिएगा और बोर्ड पे भी देखिएगा, दोनों तरफ आप देख के उसको कंसंट्रेशन के साथ, फुल कंसंट्रेशन के साथ समझने की कोशिश कीजिएगा। फिर से अगर मैं बात करूं तो द स्टेट ऑफ कर्नाटक जो है वो टॉप पे इमर्ज हुआ है, ये याद रखिएगा, बहुत अच्छी बात है। कर्नाटक ने एक और बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है और कर्नाटक फिर से टॉप पे पहुंच गया है। अब देखेंगे, ठीक है, अच्छे से समझेंगे इस करंट अफेयर को एक एक पॉइंट करके। तो अकॉर्डिंग टू द जस्टिस रिपोर्ट ऑफ ईयर 2022, और ये भी कौन सा एडिशन है, तो ये 3rd एडिशन वाली रिपोर्ट है। इस 3rd एडिशन के चलते मैं आपको ये बता दूं कि सबसे पहली बात ये है कि स्टेट ऑफ कर्नाटक जो है वो टॉप पे पहुंच गया है अमंग 18 लार्ज एंड मिड साइज स्टेट विद पॉपुलेशन मोर देन 1 करोड़। 1 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन रहने वाले ऐसे 18 स्टेट्स हमें देखने मिले, और उसमें से टॉप पे जिस स्टेट ने अपना नंबर मारा है वो है कर्नाटका ने ये रिपोर्ट पे टॉप किया है। उसके बाद अब इसका हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं, क्योंकि आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए। ये जो रिपोर्ट है, ये जो इंडियन जस्टिस रिपोर्ट है जो कि 2022 की है, इसको इनिशिएट किया गया था बाय टाटा ट्रस्ट जो था, इसने इसको, यहाँ पे देखिए पूरे कीवर्ड्स मैंने लिखे हुए हैं, ऐसे कीवर्ड्स आप याद रख सकते हैं। टाटा ट्रस्ट ने इसको इनिशिएट किया था इन ईयर 2019 में लेके आता है, एंड इट इज़ अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड नेशनल पीरियोडिक रिपोर्ट, है ना। तो पहली ऐसी एक तरह की नेशनल पीरियोडिक रिपोर्ट थी जो रैंक करता है कैपेसिटी ऑफ स्टेट टू डिलीवर जस्टिस, यानी न्याय कौन सा स्टेट कितने अच्छे से दे पा रहा है, उस बेसिस पे ये कहीं ना कहीं स्टेट की कैपेसिटी बताता है। और टॉप पे जो स्टेट है वो कौन सा स्टेट है, बोलेंगे फास्ट, कर्नाटका, है ना। यानी न्याय देने में जो सबसे पहला स्टेट दिखा है वो कर्नाटक दिखा है, जस्टिस देने में जो सबसे पहला स्टेट दिखा है वो ये दिखा है। अब हम जस्टिस की बात करें, बट ऐसी कौन सी चीज़ें जिससे जस्टिस को भी काउंट किया जा सकता है। हम ये देख नहीं सकते कि भाई जस्टिस भी काउंट हो सकता है, बट ऐसे कुछ 4 कोर पिलर्स है जिसपे हम जस्टिस को काउंट कर सकते हैं। देखिए, जस्टिस देने में सबसे पहली चीज़ पुलिस का कैसे हालचाल है वो देखा जाएगा, पुलिस सिस्टम कैसा है। दूसरा हम कहेंगे प्रिजन्स कैसे है वहाँ के,
है ना, प्रिजन्स जो भी जेल है वहाँ की वो कैसी है। तीसरी अगर हम बात करें तो वहाँ के जुडिशियरी की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि जुडिशियरी तो आएगा ही भैया, जस्टिस की बात चल रही है तो जुडिशियरी तो आएगा ही। और तीसरा है लीगल एड। लीगल एड यानी देखेंगे आप कि जो भी हम कहेंगे कि एक तरह से इनकम जिनकी कम है उन लोगों को लीगल एड मिलता है स्टेट से। लीगल एड यानी जो भी आपका खर्चा है केसेस का वो पूरा खर्चा सरकार यानी कोर्ट खुद उठाता है, तो उसको लीगल एड कहते हैं। लीगल एड में से 36 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में अगर बोला गया, 36 स्टेट नहीं है, यानी स्टेट्स प्लस यूनियन टेरिटरीज मिला के अगर बात की गई तो ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। और इन सब चीज़ों में कर्नाटक सबसे आगे हमें दिखाई दे रहा है। ये 4 पिलर पे आपको देखने मिलता है। अब हम यही कहेंगे कि इन चारों को देखा जाएगा और ये जो रिपोर्ट होगी ये एक तरह से एफर्ट है। इस एफर्ट में कौन कौन काम कर रहा है, एक ही व्यक्ति काम नहीं कर रहा है ये सब निकालने में। इसके लिए जो काम कर रहे हैं वो है जैसे कि दक्ष नाम का ऑर्गेनाइजेशन, दक्ष की बात करें, या फिर दक्ष के अलावा हम और भी कहेंगे जैसे कि विधि सेंटर हो गया, है ना, विधि सेंटर के अलावा टिस हो गया, टिस यानी टाटा का ही है, टिस प्रयास, तो यही हो गया, विधि सेंटर हो गया, टिस हो गया, टिस एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं और ये इस तरह की रिपोर्ट जारी करते हैं, जो कि एक बहुत बेहतरीन रिपोर्ट मानी जा रही है। यानी ऐसी रिपोर्ट्स आना बहुत अच्छी बात है हमारे स्टेट्स के लिए, ठीक है, तो ये आपको देखने मिलता है। उसके अलावा इसको IGR कहा जाता है, इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2022 जो है, इसमें 25 स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है कंट्री की, उनको भी कहीं ना कहीं एसेस किया गया। हमारे कंट्री में स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन होती है और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन होती है, ऐसे सभी एक एक करके सभी को एनालाइज किया गया, सभी को एसेस किया गया, जितने भी हम कहेंगे क्या थे इनके अलावा, तो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, ऐसे टोटल 25 स्टेट के 25 स्टेट्स की जो ह्यूमन राइट्स कमीशन थी उनको भी एसेस किया गया और उसके थ्रू एक बहुत ही बेहतरीन रिपोर्ट बनाई गई जिसको कहा जाता है इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2022। यहाँ पे आप रैंकिंग देख सकते हो, ओवरऑल रैंकिंग कर्नाटक फर्स्ट पे आता है। स्कोर जो कर्नाटक ने किया है वो हम देखेंगे तो 6.38 की आउट ऑफ 10। तमिलनाडु ने जो स्कोर किया है वो भी हम कहेंगे कि 6.11 है, तेलंगाना 6.11 है, गुजरात 5.60 है, तो आंध्र प्रदेश 5.41 है, केरला 5.36 है, झारखंड की अगर बात करें तो 5.26 है और मध्य प्रदेश की बात करें तो 5.25 है। ये आपको देखने मिलता है। ये जो आप देख सकते हैं, इसमें देख सकते हैं अपने स्टेट को, जैसे महाराष्ट्र है तो 11 है, या फिर आप देखोगे तो यहाँ पे जो केरला देखने मिल रहा है 6th पे देखने मिल रहा है, तमिलनाडु 2nd पे देखने मिल रहा है, कर्नाटक 1st पे देखने मिल रहा है, गुजरात 4th पे है। तो ये सब आपको कहीं ना कहीं स्टेट्स देखने मिले हैं, ठीक है। तो जितने की उन्होंने निकाले हैं इतने स्टेट्स में आपको ये मेनली देखने मिले। आपको ये भी बता दूं, जो स्टेट ऑफ यूपी है जो लोवेस्ट रैंक पे है, 18th है अमंग मिड साइज स्टेट। मैंने बताया कि कितने कौन से स्टेट की सिर्फ निकाली गई है रिपोर्ट जिनकी पॉपुलेशन कितने से ज़्यादा है, 1 करोड़ से ज़्यादा, यस वेरी गुड, जिनकी 1 करोड़ से ज़्यादा उन्हीं की निकाली गई। तो यहाँ पे आपको नॉर्थ ईस्ट के स्टेट दिखेंगे नहीं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की पॉपुलेशन उतनी है नहीं, या फिर ऊपर के भी आपको कुछ स्टेट नहीं दिख रहे। टोटल 18 स्टेट में से सबसे नीचे यूपी का रैंक है, आपको ये भी बता दूँ। और वाइल द स्टेट ऑफ गोवा इज लोवेस्ट रैंक, अगर हम कहेंगे कि 7th अमंग द स्मॉल स्टेट, जिनकी पॉपुलेशन कम है उनमें सबसे कम रैंक पे गोवा है। छोटे स्टेट्स की बात करें तो छोटे स्टेट्स में देखिए, अब ये छोटे स्टेट्स है, इनकी भी बाद में निकाली गई, मेनली तो यहाँ पे इन स्टेट्स की निकाली जाती है, फिर उन्होंने सोचा कि भैया इसके भी हम थोड़ा सा रैंकिंग देते हैं। तो सिक्किम जो होता है सबसे पहले पे आपको देखने मिलता है 5.0 और गोवा सबसे नीचे देखने मिलता है। ये देखिए, ये भी आपको एक रिपोर्ट देखने मिलती है। सिग्निफिकेंस क्या है, ये जो रिपोर्ट है इस कारण हम कहेंगे, इन डेटा के कारण आपको पता चलेगा कि कौन सा स्टेट जस्टिस देने में कितना आगे है, जिस कारण आपको बहुत अच्छी बात पता चल सकती है। नेशनल डेफिसिट्स देखिए, जिस चीज़ों की हमारे यहाँ पे कमी है, जैसे कि पुलिस की बात करें तो एवरी स्टेट हैज statutory mandated quotas, SC, STs, OBCs in the place. Only Karnataka has been able to fulfill this reservation, है ना। हर जगह रिजर्वेशन है पुलिस में, बट कर्नाटक एक स्टेट निकलता है जो रिजर्वेशन को पूरी तरह से फुलफिल कर पाया है ना। ऐसी कुछ चीज़ है, नॉट अ सिंगल स्टेट और यूनियन टेरिटरी मीट्स देयर रिजर्व कोटा फॉर वुमेन इन पुलिस, है ना। अगर महिलाओं की बात करें तो पुलिस आज महिलाएं आज भी पुलिस में बहुत कम है, पूरी तरह से सीट्स उनकी भरी नहीं है, कोई भी स्टेट इसको पूरा नहीं कर रहा है। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें लिखी है, देखिए आपको देखने मिलता है कौन सा स्टेट कितना लीगल एड के लिए
लगा रहा है पैसा 7.322। तो इसको थोड़ा सा ये जो टेबल है इसको स्टडी कर लीजिएगा। जो लोग रिकॉर्डिंग्स देख रहे हैं वो इसको पॉज करके इसको देख लीजिएगा, या फिर आपके जो भी PDF है उसमें इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। दैट इज़ वेरी फैक्चुअल पार्ट, और आपको एक तरह से रिपोर्ट जो है ये पता चल चुकी है। अब ये जो रिपोर्ट बनाई गई इसके चलते कुछ रिकमेंडेशन भी दिए गए। सबसे पहले ये कहा गया था कि 24/7 गाइडेंस मिलना चाहिए पुलिस स्टेशन में और कोर्ट में। पहले ही व्यक्ति आप फर्स्ट इंस्टेंस में कोर्ट में पहुंच जाओ और आपको गाइडेंस मिल गया, ऐसा होना चाहिए। दूसरा है कि ट्रेनिंग देना चाहिए, है ना। ट्रेनिंग की बात करें या फिर हम कहेंगे ह्यूमन एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है उसमें ट्रेनिंग अच्छे से मिलनी चाहिए। दूसरी बात हम कहेंगे कि जितनी भी इम्प्लीमेंट करनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के परमवीर सिंह सैनी के जो जजमेंट थे, जिसमें कहा गया था कि हर पुलिस स्टेशन में CCTV कैमरे लगने चाहिए, जिससे ये पता चले कि पुलिस वाले कितने अब्यूज़ कर रहे हैं, है ना। और उसके अलावा UTRC गाइडलाइंस जो है उसमें 14 कैटेगरी ऑफ प्रिजनर्स जो है वो भी बताने चाहिए, है ना, उनको रिलीज़ कर देना चाहिए। ऐसे अलग अलग चीज़ें यहाँ पे उन्होंने कही गई हैं। वैकेंसी जो है वो सब फिलअप करनी चाहिए, या फिर SHRC जो है ये फुल्ली रिसोर्स्ड होना चाहिए। SHRC यानी स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन भी अच्छे से काम करना चाहिए। और कास्ट, जेंडर, स्पेशली एबल्ड, इन सब लोगों को सिस्टम में कहीं ना कहीं जगह मिलनी चाहिए। इन लोगों के भी डिलीवरी, इनको जस्टिस डिलीवर होना चाहिए। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे पता चलती हैं। और अगर देखा गया तो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम जो है, यानी हम कहेंगे कि फर्स्ट रिस्पॉन्डर एबल टू प्रोवाइड इफेक्टिव जस्टिस डिलीवरी एट ऑल टाइम्स, है ना। जो सबसे पहले रिस्पॉन्ड करता है ना, तो वही इफेक्टिव जस्टिस दे सकता है हर बार, ऐसा कहा जाता है। तो रिस्पॉन्ड करने वाला सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए। और अगर जैसे कहा गया तो ये भी है कि UTRC जो है एंड ऑल दोज ऑफिशियली मैंडेटेड टू विजिट जेल्स, है ना। तो हम यही कहेंगे कि जितने भी जेल से उसको हमने रेगुलरली विज़िट करना चाहिए। जेल रेगुलरली अगर विज़िट होंगे तो वहाँ पे क्या क्या गलत चल रहा है ये हमें पता चलता है, क्या क्या गलत काम चल रहे हैं, ठीक है। तो ये सब आपको देखने यहाँ पे मिलता है। ऑलराइट, तो यही है कि अब देखिए जेल को विजिट करना चाहिए, इंक्लूडिंग जजेस ने भी जाना चाहिए, है ना। और देखा गया तो लिंक टू देयर ओन परफॉर्मेंस रिव्यू, इसको लिंक भी करना चाहिए। अब UTRC यानी U यानी अंडर और T यानी ट्रायल, अंडर ट्रायल रिव्यू जो कमिटी है उसको UTRC कहा जाता है। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है, तो आप रख सकते हैं याद UTRC। अगर आपको लग रहा है क्या है तो U यानी अंडर और T यानी ट्रायल, R यानी रिव्यूइंग और C यानी कमिटी। तो इस तरह से आपको एक रिव्यू कमिटी देखने मिलती है जिन्होंने हर बार ध्यान देना चाहिए। इस तरह से आपको एक नई रिपोर्ट देखने मिलती है जिसको कहा जाता है जस्टिस रिपोर्ट, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022। ओके, सो क्लियर। किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिए, या फिर हम नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं। क्लियर सबको? एक मिनट है, मैं चेक करता हूँ। हाँ, यस, हाँ, पूछिए करण जी। हाँ, यस, या बिल्कुल, यस, प्रोवाइड करेगा, बिल्कुल बराबर। यस, नहीं ऐसा तो स्टेट, हाँ, नहीं यहाँ पे कैसा है, दे सभी रहे हैं, बट एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, जैसा नालसा की अगर हम बात करें ना, नालसा, तो नालसा एक अथॉरिटी है, ये तो सबको बोलेगा ही कि भैया आपको देना ही पड़ेगा फ्री लीगल एड। बट कैसा है, कुछ कुछ स्टेट्स ज़्यादा पैसे उस पर नहीं लगा रहे फ्री लीगल एड पे, यानी जितने काम होने चाहिए, इट मीन्स फाइनेंशियल जितना सपोर्ट होना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, जिस कारण हर एक तक वो फ्री लीगल एड नहीं पहुंच पा रहा है। दैट वाज द इशू। अगर हम कहेंगे तो सभी स्टेट फ्री लीगल एड की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं एज पर दिस एक्ट, नालसा एक्ट। बट प्रॉब्लम ये है कि जितना देना चाहिए उतना नहीं दे रहे। उतना कर्नाटक जो है वो एक लेवल तक प्रोवाइड भी कर रहा है, बाकी स्टेट्स की अगर बात करें तो कम प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसा है। यस, थैंक यू। चलिए आगे। यस, सब लोग, यस, लोगों की आवाज़ नहीं आ रही आप लोगों की। बहुत इंटरेस्टिंग करंट अफेयर बताने वाला हूँ आगे का, अगर आपकी आवाज़ आई तो सबकी। आगे चले क्या? ओके, चलो बहुत इंटरेस्टिंग करंट अफेयर है आगे का, बहुत ही मज़ा आएगी। वाई इंडिया शुड कट डाउन ऑन इट्स सॉल्ट इनटेक।
है ना। तो अगर देखा गया तो सॉल्ट इनटेक को क्यों कट डाउन करना चाहिए, ये भी एक नए तरह का एक न्यूज़ में देखने मिला है। द हिंदू में बहुत अच्छा एक तरह से उन्होंने एक न्यूज़ पब्लिश की है। तो सबसे मेन है कि वाई इंडिया शुड कट डाउन on its salt intake। तो इंडिया ने क्यों अपना सॉल्ट इंटेक कम करना चाहिए, ये भी एक नए तरह का करंट अफेयर आपको देखने मिलता है। इसका सोर्स जो है वो द हिंदू है। द हिंदू से पूछा हुआ एक करंट अफेयर आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है। और आपको ये भी बता दो कि ये किस पेपर में आ सकता है। तो ये भी फिर ये सब तो फिर GS 2 में ही आएगा, जनरल स्टडीज 2 में आपको देखने मिलता है। इसमें भी है कि डेवलपमेंट मैनेजमेंट, सोशल सेक्टर, इश्यूज रिलेटिंग टू हेल्थ, जो भी चीज़ें यहाँ पे कवर होती है वो। अब सबसे पहले कंटेक्स्ट क्या है ये देखते हैं। सोडियम, सॉल्ट यानी क्या, सोडियम। इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा मिटा देता हूँ। सॉल्ट में होता है सोडियम, आपको तो जैसे कि पता ही होगा पहले से ही। अब आते हैं इस पे, इसका इशू नया सा। सोडियम की अगर बात करें तो एक्सेसिव सोडियम इंटेक जो होता है उस कारण हाइपरटेंशन होता है। आपको पता है टेंशन, हाइपरटेंशन बढ़ता है, डिजीज बढ़ते हैं हार्ट के, और उसके अलावा स्ट्रोक भी हो सकता है। इस कारण कहा गया। सोडियम से क्या क्या होता है फिर से बता देता हूँ। बीमारियां, कभी कभी ये साइंस टेक्नोलॉजी पे भी पूछा जा सकता है। हाइपरटेंशन होता है सॉल्ट से आपको। हाइपरटेंशन के अलावा हार्ट डिजीज आपको होते हैं, हार्ट डिजीजेस। इसके अलावा तीसरा आपको जो देखने मिलता है वो है स्ट्रोक भी आता है लोगों को। तो हम कहेंगे कि इसीलिए इंडिया ने अपना सॉल्ट का इंटेक कम करना चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है। अब क्यों कम करना चाहिए ये भी देखते हैं। व्हाई इज इट एसेंशियल टू रिड्यूस सोडियम इंटेक। सबसे पहले सॉल्ट जो है, सॉल्ट रिडक्शन इज कॉस्ट इफेक्टिव एंड प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ प्रिवेंटिंग कार्डियोवास्कुलर एंड रिलेटिंग टू हार्ट, जो भी डिजीजेस है उसको कहीं ना कहीं हम कम कर सकते हैं। सोडियम का इंटेक अगर हम कम करते हैं तो देखो, सोडियम ज़्यादा लेने से आपका क्या बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो हम कहेंगे कि आपका यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा, दैट इज BP, डिक्रीज ब्लड प्रेशर। अगर आप सोडियम का इंटेक कम करते हैं तो, लो इंटेक कर दिया तो, है ना, बढ़ा दिया तो आपका BP बढ़ेगा, ये तो आपको पता ही। और बचपन से हमें कहा ही जाता है कि भैया BP बढ़ता है, और BP बढ़ने से ये सब प्रॉब्लम्स होते हैं, स्ट्रोक, हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन, ठीक है। तो इससे होता है, तो ये ब्लड प्रेशर से। अगर आप इंटेक लो करते हो तो क्या हो जाएगा, आपका BP, यानी लो नहीं बोलूँगा बट BP थोड़ा सा नॉर्मल रहेगा। और अगर आपका ब्लड प्रेशर अगर नॉर्मल रहेगा तो फिर क्या होगा कि आपको हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीजेस और स्ट्रोक जैसी बीमारियां नहीं होगी, इससे आप बच सकते हो। अगली बात, ये तो हेल्थ की बात हो गई। अगला आपको ये बता दूँ, स्टैगरिंग इकोनॉमिक इम्पैक्ट, है ना। तो हम यही कहेंगे कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज जो होते हैं उसमें देखिए, हमारी पहले ही अगर देखा गया तो इंडिया की इकोनॉमी उतनी अच्छी नहीं है, लोगों के पास उतने पैसे नहीं हैं। इतने पैसे नहीं होने के कारण हम इन चीज़ों को, इसके ऊपर पैसे खर्च करें इन सब बीमारियों पे, ये ठीक नहीं होगा। उससे अच्छा हमने क्या कर देना चाहिए कि भैया सॉल्ट को कम करना चाहिए। अब इंडिया के सिनारियो की बात करता हूँ, बहुत आपको बताता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट अभी एक और आपको बता रहा हूँ। एवरेज सोडियम कंजम्पशन जो होता है इज मोर देन डबल द फिजियोलॉजिकल, अगर हम कहेंगे नीड, इसके अकॉर्डिंग चले तो हमारे बॉडी के लिए जितना जरूरी है उससे डबल हमारा इंटेक है। हम एक्सीड कर रहे हैं WHO के रिकमेंडेशन स्कोर। WHO रिकमेंड करता है आपने सॉल्ट कितना लेना चाहिए, ये भी आपको बताता हूँ। WHO ने ऐसा बोला है कि लेस देन 5 ग्राम ऑफ सॉल्ट एडल्ट्स के लिए होना चाहिए, इतना इंटेक्ट आपका होना चाहिए। लेस देन 5 ग्राम, इतने आपने सॉल्ट खाना चाहिए, ठीक है। WHO बोलता है लेस देन 5 ग्राम ये आपका इंटेक होना। हम डबल इंटेक करते हैं। सॉल्ट इंटेक देखिए इंडिया में, अगर इंडिया के सॉल्ट इंटेक की बात करें तो यहाँ पे देखिए 11.2 से 12.9 यहाँ वाले स्टेट में आपको देखने मिल रहा है, ठीक है। तो हम कहीं ना कहीं बहुत आगे, बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा है देखा गया तो। रूरल अर्बन इंडिया की अगर बात करते हैं तो इस तरह से आपको देखने मिलता है, ठीक है। तो पर डे आपने कितना सॉल्ट कंज्यूम करना चाहिए, यस, पर डे, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ सकता है। WHO लेस देन 5 ग्राम पर डे, और हम कंज्यूम कर रहे हैं इससे डबल, ऐसा देखा गया है। फिर भी आप देखिए ना, यहाँ पे ये जो स्टेट आपको रेड में देखने मिल रहा है, यहाँ पे रूरल एरिया में, उस स्टेट के, कौन सा स्टेट है ये, कोई लोग है यहाँ के स्टेट से, है कुछ लोग रिकॉर्डिंग्स पे हैं। तो ये जो स्टेट देखने मिल रहा है कौन सा है, उड़ीसा, है ना। तो जो उड़ीसा है, ये उड़ीसा जो स्टेट है
ये जो स्टेट है यहाँ पे 11.3 से लेकर 12.9 पर डे लोग कंज्यूम कर रहे हैं सॉल्ट। आप सोचिए डबल सॉल्ट हम कंज्यूम कर रहे हैं, कैसे होगा हमारा? तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। WHO ने जो कहा है उनके चलते हम बहुत ऊपर है। अब देखिए सॉल्ट को रोकने के लिए क्या क्या किया जा रहा है, ये भी कभी सोचा नहीं होगा हमने कि भाई एक टाइम पे आके सॉल्ट को भी रोकना पड़ेगा, सॉल्ट के इंटेक को रोकना पड़ेगा। ग्लोबल एफर्ट जो लिए गए हैं उसमें WHO जो होता है, WHO ने ग्लोबल रिपोर्ट लाई थी ऑन सोडियम इंटेक रिडक्शन। ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट में हम कहेंगे कि 195 मेंबर स्टेट्स जो होते हैं उनके एफर्ट बताए गए कि वो 30% रिडक्शन कैसे करना चाहते हैं 2025 तक सॉल्ट का रिडक्शन किया जाएगा। WHO जो होता है उन्होंने सोडियम स्कोर देना भी शुरू किया है, जो कि एक सबसे कम 1 है और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इंप्लीमेंटेशन जिसने किया है वो 4 है, उसको 4 मार्क्स मिलेंगे, ऐसा समझ जाइए। तो सोडियम रिडक्शन मेजर्स यहाँ पे लिए जा रहे हैं और चैलेंजेस यही है कि भाई हम इसे कम कर सकते हैं कि नहीं, और डेडलाइन जो होती है ये डेडलाइन 2025 तक तो कम होते हुए दिख नहीं रही है, तो हमें 2030 तक जाना पड़ेगा भाई। अब तो हम इतने जल्दी खत्म नहीं कर पा रहे इस इंटेक को, धीरे धीरे करेंगे। तो हमारा देश भी कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहा है। इंडिया के एफर्ट्स देखिएगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया के एफर्ट्स में यूनियन गवर्नमेंट जो होते हैं उन्होंने सेवरल वॉलंटरी प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं जिससे वो लोगों को ये बता सके कि भाई देखो कि आप सॉल्ट का इंटेक कम कीजिए, ज़्यादा सॉल्ट लेना है सेहत के लिए हानिकारक होता है। ईट राइट इंडियाज मूवमेंट ये भी एक चलाया गया। FSSAI जो होता है फूड सिक्योरिटी वाला जो है, हम कहेंगे कि एक्ट एक तरह से है, उसमें ये कहा गया है कि फूड सिस्टम को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करना चाहिए और न्यूट्रिशन जो है वो हर सिटीजन को मिलना चाहिए, ये भी कहा गया था। और बहुत अच्छा एक कैंपेन लॉन्च किया गया था जिसका नाम था आज से थोड़ा कम। कल जाके आपको प्री में भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई आज से थोड़ा कम ये किस चीज से रिलेटेड है, क्या कम करना है आज से थोड़ा कम, क्या कम करोगे आज से, क्या कम करोगे आज से थोड़ा? नमक खाना कम करेंगे, है ना। जिस नमक के लिए हमने इतना स्ट्रगल किया था कि ब्रिटिश के वक्त गांधी जी ने इतना बड़ा दांडी मार्च चलाया था, आज वो नमक लोग ज़्यादा इंटेक करने लगे हैं। नमक सस्ते में मिल जाता है, लोग ज़्यादा इंटेक कर लेते हैं। नमक ज़्यादा लेने से टेस्टी भी लगता है खाना, बट हमें थोड़ा सा रोकना होगा, आज से थोड़ा कम करना होगा। नमक गवर्नमेंट ने ये चलाया हुआ। इससे क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि कार्डियोवैस्कुलर जो डिजीजेस होते हैं मीन रिलेटेड टू हार्ट डिजीज, ये आपको देखने मिलते हैं। तो यही सब है, हाइपरटेंशन हो गया या फिर मेन एज्ड 15 एंड अबव कंपेयर टू वुमेन, है ना। तो मोर प्रिवेलेंट सबसे ज़्यादा ये देखने मिलता है कि जो 15 और 15 साल से ऊपर है उनमें ये सब चीज़ें ज़्यादातर देखने मिलती है। और ज़्यादातर साउथ के जो स्टेट्स है, सदर्न स्टेट्स है, वहाँ पे बहुत कॉमन है। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम डिजीज़ ये भी आपको देखने मिलते हैं, है ना। तो जिससे आपको डेथ्स भी होती है, हाइपरटेंशन होती है, मेजर रिस्क फैक्टर्स इसमें अवेलेबल। प्री हाइपरटेंसिव हम कहेंगे पॉपुलेशन है। इंडिया का जो स्कोर है वो 2 है, मैंने आपको बताया था। हाईएस्ट स्कोर कितना होता है एज पर WHO? 4, राइट, एंड लोएस्ट इज 1 और इंडिया का है 2 जस्ट। यानी हम कहेंगे कि बहुत दूर है अभी इंडिया इम्प्लीमेंटेशन को लेके, तो हम यही कहेंगे इम्प्लीमेंटेशन को लेके इंडिया का स्कोर सिर्फ 2 है। आगे हम क्या कर सकते हैं, इंडिया की जो नीड है एक तरह से हमें वही एक नीड है कि कॉम्प्रहेंसिव नेशनल स्ट्रैटेजी एक बनाई जाए जिससे सॉल्ट के कंजम्पशन को कम किया जाए। एक मल्टी प्रॉन्ज हम कहेंगे कि अप्रोच होना चाहिए जिसमें कंज्यूमर्स को एंगेज करना चाहिए, इंडस्ट्री या गवर्नमेंट को, है ना, ये यहाँ एंगेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोलैबोरेशन होना चाहिए स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट का जिससे हाइपरटेंशन रोका जाए। इंडिया में हाइपरटेंशन के पेशेंट बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा आज का आपको टास्क है, टास्क को अच्छे से लिख लीजिएगा। टास्क है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, ये कितने हैं, डाइटरी अलाउंस कितना है, रिकमेंडेटरी कितना रिकमेंड किया जाता है आपके डाइटरी अलाउंस, ये आपको देखना है। ये आपके अवेयरनेस के लिए, कल जाके इस पे क्वेश्चन भी आ सकता है, बट जस्ट फॉर योर अवेयरनेस यू हैव टू रीड दैट। हम कहेंगे कि डाइटरी अलाउंस अगर हो सके तो आप रीड करेंगे और मैं कल आपको सवाल पूछूंगा तो आप जवाब देंगे। हम करेंगे ऐसा, जवाब देने के लिए रेडी रहेंगे कल? यस, चलो 2 ही आवाज़ें आई है, यस 3। ओके, सो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, ये आपको अच्छे से आपके लिए, मेरे कुछ इस पे ये नहीं है कि भाई मुझे इसका कोई फ़ायदा होगा पढ़ के, मुझे पता है, मैंने इसको ऑलरेडी पढ़ के रखा हुआ है। डाइटरी अलाउंस कितना है आप लोगों को पढ़ना होगा, आपके यहाँ पे मेंस में बहुत ज़्यादा काम आएगा ये। ठीक है, तो यही आपका एक टास्क है। उसके बाद आगे आते हैं अगला करंट अफेयर, UN वाटर कॉन्फ्रेंस। अब यूनाइटेड नेशन का वाटर कॉन्फ्रेंस जो है इसके ऊपर एक करंट अफेयर्स आपको देखने मिलता है, UN वाटर कॉन्फ्रेंस।
आज से मैं एक छोटी सी सीरीज आपको ये भी बता दूं कि आज से मैं एक छोटी सी सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, जिस सीरीज़ में यानी मैं तो कोशिश करूँगा कि रेगुलरली वीडियो उसके आते रहे, और वो सीरीज़ में मैं आपको ट्रिक्स बताने वाला हूँ कि आप पॉलिटी के कुछ आर्टिकल्स किस तरह से याद रख सकते हैं, उसकी जो भी ट्रिक्स है या फिर जो भी पॉलिटी के फैक्ट्स है उसको कैसे याद रख सकते हैं, ये मैं थोड़ा सा इस पर वर्क करके आप तक वो चीज़ें लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज आपको वो एक वीडियो मिलेगा जिसमें मैं कुछ आपको टेक्निक्स बताऊँगा, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे वीडियोस रहेंगे, छोटे छोटे वीडियोस यानी लेस देन 1 मिनट के वीडियो रहेंगे या फिर अराउंड 1 मिनट के वीडियो रहेंगे। 1 मिनट में आप बैठे बैठे कहीं भी देख सकते हैं और आप उसके ट्रिक को जान सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस पे। यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस जो होता है, अब यूनाइटेड नेशन आ गया, यूनाइटेड नेशन आ गया और वाटर की बात की जा रही है। यूनाइटेड नेशन हो चलो ठीक है, बट वाटर की बात की जा रही है, और वाटर की बात किस टॉपिक में की जाती है, किस सब्जेक्ट में की जाती है पानी की बात? यस बोलिए। एनवायरमेंट, वेरी गुड, एनवायरमेंट में की जाती है। GS3 में आता है आपका एनवायरमेंट। एनवायरमेंट इस सब्जेक्ट में आपको बात की जाती है वाटर की। अब यूएन का एक वाटर कॉन्फ्रेंस हुआ है और ये जो करंट अफेयर हमने लिया है इसका सोर्स है द हिंदू से करंट अफेयर उठाया गया है और सिलेबस आपका आता है वो है एनवायरमेंट कंजर्वेशन। अब सबसे पहले अगर बात की जाए तो रिसेंटली क्या हुआ है कि यूनाइटेड नेशन जो होता है, यूनाइटेड नेशन यूएन ने रिसेंटली क्या किया है, 2023 वाटर कॉन्फ्रेंस एक हुआ। अभी कब हुआ? तो 2023 में एक वाटर कॉन्फ्रेंस हुआ। कहाँ हुआ? प्लेस का नाम अच्छे से याद रखिएगा, ये हुआ है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में एक वाटर कॉन्फ्रेंस होता है 2023 का, और हम कहेंगे कि ये जो मीटिंग है ये पहली मीटिंग है आफ्टर 46 ईयर्स के बाद हुआ है, इसलिए इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। पहले ही मैं बता रहा हूँ, बहुत टाइम बाद हुआ है, 46 ईयर्स के बाद हुआ है। और हम ये कहेंगे कि मिड टर्म रिव्यू भी किया गया। यूएन डिकेड फॉर एक्शन ऑन वाटर एंड सैनिटेशन, ये एक डिकेड है, एक डिकेड था, यानी हम कहेंगे कि 10 साल के लिए एक तरह से हमने एक्शन प्लान बनाया था। उस एक्शन को कहीं ना कहीं रिव्यू भी किया। अभी बीच में हम उस एक्शन प्लान के 10 साल के लिए था, लगभग ऐसा देखा गया तो 5 साल बीत चुके हैं। 5 साल बीतने के बाद हमें रिव्यू करना होगा, तो इस कॉन्फ्रेंस में हमने उसे रिव्यू भी किया। इसके ऊपर प्री में और मेंस में दोनों जगह क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन के लिए सबसे पहला प्री का क्वेश्चन आ सकता है थीम के ऊपर। इस बार की थीम क्या थी, अच्छे से याद रखिएगा। जो थीम थी वो थी और वाटरशेड मोमेंट, ठीक है, आर वाटरशेड मोमेंट, आर वाटरशेड मोमेंट, ये है ना, यूनाइटिंग द वर्ल्ड फॉर वाटर। ये पूरी एक थीम का नाम है। अगर आपको याद रखना है तो पूरी रखना ही होगा, क्योंकि आपको प्री पे क्वेश्चन आते हैं ना। तो मैंने आपको बताया प्री के जितने भी क्वेश्चन हैं वो अगर आपको सॉल्व करने हैं तो इस तरह के फैक्ट्स आपको याद रखना ही पड़ता है। समझने वाली बातें बहुत सारी होती है, बट याद रखने वाली चीज़ें जो है वो थोड़ी सी कम है, बट है। उसके ऊपर 1 लाइनर क्वेश्चन आते हैं, और अगर आपको 1 लाइनर क्वेश्चन के आंसर देते नहीं आए तो फिर बहुत बड़े आपके मार्क्स में तो बहुत डिडक्शन होता है मार्क्स में। तो यूनाइटिंग द वर्ल्ड फॉर वाटर, दिस वाज द थीम ऑफ दिस यूनाइटेड नेशन वाटर कॉन्फ्रेंस। सो उसका जो थीम था वो आपको याद रखना है। उसके अलावा उसका जो एम था, एम एक ही रहेगा, आपको पता है कि यही है कि वाटर रिलेटेड गोल्स और टारगेट जो होता है उसको कहीं ना कहीं पूरे करने हैं। लोकेशन मैंने आपको ये बताया, लोकेशन इसका न्यूयॉर्क था। यूएन का जो हेडक्वार्टर है वहाँ पे था, और इसके होस्ट जिन जिन लोगों ने इसको होस्ट किया था वो देश कौन से थे। जैसे देखिए इस बार G20 को इंडिया होस्ट कर रहा है, वैसे यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस को किसने होस्ट किया था? तो यूएसए तो करेगा ही। यूएसए में लिया गया है तजाकिस्तान जो होता है और नेदरलैंड्स, इन 3 देशों ने इसको कहीं ना कहीं होस्ट किया है। तजाकिस्तान एंड, ठीक है। अब यूएसए हो गया, तजाकिस्तान हो गया, ये कहाँ पे आते हैं? ये यूएसए तो आपको ये पता है कॉन्टिनेंट। तजाकिस्तान का कॉन्टिनेंट कौन सा है? यस, सेंट्रल एशिया में। कौन से कॉन्टिनेंट एशिया में आपको देखने मिलता है ना? तो तजाकिस्तान जो है सेंट्रल एशिया में आपको देखने मिलता है। वेरी गुड। उसके अलावा नेदरलैंड्स जो है ये आपको यूरोप कॉन्टिनेंट में देखने मिलता है ना। ये नॉर्थ अमेरिका, ये यूरोप, और एक हो गया सेंट्रल एशिया, यानी 3 अलग अलग कॉन्टिनेंट से अलग अलग कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इसको होस्ट किया है। इसीलिए मैंने आपको कॉन्टिनेंट्स पूछे।
उसके बाद हम आगे चलते हैं, बैकग्राउंड क्या है। दिस इज द सेकंड सच वाटर कॉन्फ्रेंस। मैंने आपको बताया कितने साल बाद, 46 ईयर्स बाद ये हुआ है। पहला जो था वो 1977 में हुआ था अर्जेंटीना में। उसके बाद ये दूसरा कॉन्फ्रेंस है, इसीलिए इसको स्टार मार्क करके रखना है। इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज़्यादा है। इतने साल बाद हुआ है तो भाई क्वेश्चन तो पूछने के उनको बहुत बड़ा चांस मिल चुका है, तो पूछेंगे ही, है ना। तो सक्सेसफुल आउटकम क्या निकले है, तो फर्स्ट ग्लोबल एक्शन प्लान जो होता है, यानी हम कहेंगे ऑल पीपल हैव द राइट टू एक्सेस ड्रिंकिंग वाटर इन क्वांटिटीज एंड क्वालिटी इक्वल टू देयर बेसिक नीड्स, है ना। क्वालिटी वाला पानी मिले, एक क्वांटिटी में पानी मिले, सबको मिले, यही हमारा एक कोशिश है। और इट लेड टू द ग्लोबल फंडिंग ऑफ कंसर्टेड एफर्ट, है ना, टू प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल। सिंपल है, वही एक सिंपल, इसमें कोई ऐसा बहुत बड़ी बात नहीं कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर हमें मिलना चाहिए और सबको मिलना चाहिए। यही एक हमारा कहीं ना कहीं एफर्ट है, हम सब देशों का मिलके एफर्ट रहने वाला है। वर्ल्ड वाटर डे, अब इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है मेंस में, वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये भी अच्छे से याद रखिएगा, वर्ल्ड वाटर डे। इसके ऊपर क्वेश्चन क्यों आ सकता है, क्योंकि ये जो करंट अफेयर है, ये कहीं ना कहीं ये जो यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस है, ये बहुत साल बाद हुआ, इसलिए इसके ऊपर क्वेश्चन तो आएगा। तो पिछले ही महीने में 22 मार्च को यहाँ पे आपको देखने मिला था वर्ल्ड वाटर डे। तो वर्ल्ड वाटर डे को यहाँ पे कहीं ना कहीं सेलिब्रेट किया जाता है 22 मार्च को। इस बार भी 22 मार्च को इसको सेलिब्रेट किया गया और इसकी भी कोई थीम होती है। तो वर्ल्ड वाटर डे की जो थीम है वो भी आपको याद रखनी है, इसके भी ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। और इसकी थीम है एक्सेलरेटिंग चेंज, ठीक है, ये एक थीम याद रखिएगा, एक्सेलरेटिंग चेंज। दिस इज द थीम, ओके, ये हो गया। अब एसडीजी नंबर 6 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है 6th नंबर का, वो पानी के लिए, जिसमें ये कहा जाता है कि सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल। आप लोगों को एक और मैंने एक टास्क फिर से एक दे रहा हूँ, जैसे पिछला टास्क दिया था वैसे एक और टास्क है, आपको यूएन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 की पढ़नी है। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ। आपका टास्क आपको पूरे करने हैं। मैं आपको सवाल पूछने वाला हूँ, ठीक है। जितने भी टास्क है, हो सकता है संडे को मैं आपको ही बोलूँगा, आप ही लोग लो क्लास, और आप ही लोग क्लास लेंगे जितने भी टास्क देता हूँ उसके ऊपर। तो यूएन वर्ल्ड वाटर, है ना, वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है, 2023, यू हैव टू कंप्लीट दिस, है ना, यू हैव टू रीड दिस, you have to make a summary of this report and you have to explain it whenever whenever I ask you to explain, you have to explain this. Means you have to be prepared for this report, that is United Nations World Water Development Report of year 2023. So that is very हम कहेंगे important report and हम इसके ऊपर भी आपको प्री और मेंस के क्वेश्चन आ सकते हैं, ये भी आपको बता दूँ। अब देखते हैं आउटकम क्या हुआ इस कॉन्फ्रेंस का। द वर्ल्ड एक्शन एजेंडा जो होता है उसमें 700 वॉलंटरी कमिटमेंट्स थे। भाई 700 कमिटमेंट्स, पहले हम कुछ तो पूरे कर ले, 700 कमिटमेंट्स हमें मिल चुके हैं। अब हम देखते हैं आउटकम्स में इंडिया $50 बिलियन कमिटमेंट उन्होंने की है जल जीवन मिशन में, कि हम लोग रूरल यानी गांव-गांव तक ड्रिंकिंग वाटर सर्विसेज पहुंचाएंगे। उसके लिए इंडिया $50 बिलियन देने वाली है, ऐसा इंडिया ने कहा है। अब ठीक है, कहे तो हम बहुत सारी चीज़ें देते हैं, लेट्स सी कि कितनी चीज़ें पूरी हो सकती है। मेन प्रॉब्लम इज of implementation, है ना, implementation problem is there. Actually we have lot of plans with us, but the main problem is implementation, है ना। तो हम कहेंगे कि टेक्नोलॉजी जो है वो IBM सस्टेनेबिलिटी एक्सेलरेटर जो है ये यहाँ पे हम यूज़ करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ साथ। और डेटा मॉडल्स जो है वो है, हम कहेंगे देखिए WMO जो होता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो उन्होंने हाइड्रोलॉजिकल स्टेटस एंड आउटलुक सिस्टम बना के दिया था, जिसमें आपको डेटा दिया जाता है कि कहाँ कहाँ किस किस चीज़ की ज़रूरत है, उस डेटा का हम यूज़ करने वाला, ऐसा कहा गया। उसके साथ साथ W12+ ब्लूप्रिंट है हमारे पास, ये सब चीज़ों के, यानी हम यही कहेंगे कि एक एक सिटी की प्रोफाइल निकाली जाएगी और उसकी केस स्टडीज़ की जाएगी और उसके चलते हम कहेंगे कि कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट किया जाएगा। कैपेसिटी बिल्डिंग यही है कि हम यही करने वाले हैं कि भाई ठीक से इनिशिएटिव ले। वाटर फॉर वुमेन फंड भी बनाया गया है, जिससे हम कहेंगे कि ऑफर्ड सपोर्ट मैकेनिज्म फॉर मोर इफेक्टिव एंड सस्टेनेबल वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन आउटकम फॉर वुमेन। वुमेन का क्यों कहा गया, क्योंकि आज भी गाँव में जो घर के काम है वो वुमेन ही करती है
इसीलिए अब वुमेन के लिए ये सब रहेगा, क्योंकि देखिए मेनली हम जो फोकस रहने वाले हैं वो रूरल ड्रिंकिंग वाटर सर्विसेज पर रहने वाले हैं। ठीक है, सिविल सोसाइटी जो होती है हम यही कहेंगे कि नेटवर्क, जितने भी सिविल सोसाइटीज़ हैं उनका एक नेटवर्क बनाया जाएगा और वो सब मिलके काम करेंगे एंड टू एडवोकेट फॉर क्रिमिनलाइजिंग द यूज़ ऑफ सर्टेन पेस्टिसाइड्स, है ना। तो हम कुछ पानी में पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं या फिर खेत में कुछ पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं जो पानी बह के कहीं ना कहीं नदी में जा रहा है या जहाँ भी पानी के सोर्स में जा रहा है वहाँ पे एक्वेटिक लाइफ को वो हार्म कर रहा है और वो हमारे लिए भी हानिकारक हो चुका है वो पानी पीना। तो उन कुछ चीज़ों को, कुछ पेस्टिसाइड्स को कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि ये किया जाएगा, बैन किया जाएगा, रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा और उसके अलावा उसको क्रिमिनल ऑफेंस भी माना जाएगा। ठीक है, एनवायरमेंटल, सोशल एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करें तो फिर कंज्यूमर्स आर विलिंग टू पे प्रीमियम फॉर मोर सस्टेनेबली प्रोड्यूस्ड गुड्स, है ना। तो यही है, पेस्टिसाइड फ्री रहेगा तो फार्मर्स जो है आर एंड बिकमिंग मोर एफिशिएंट एंड गोइंग पेस्टिसाइड फ्री, है ना। तब तक नहीं जा सकते जब जो कस्टमर्स होते हैं वो प्रीमियम पे करें। भाई देखो कंज्यूमर, अब मैं बोलूँगा कि भाई मैं पेस्टिसाइड्स यूज़ नहीं करता, मैं अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज यूज़ करूँगा, तो मुझे उतने पैसे भी मिलने चाहिए ना कंज्यूमर से। अगर वो देना चाहते हैं तो बिल्कुल हम ये सब करने की कोशिश करेंगे। इन चीज़ों के लिए प्राइवेट सेक्टर्स को भी लाने की कोशिश की है, यानी वर्ल्ड बेंचमार्किंग अलायंसेस, उसने ऐसा कहा है कि 1000 ग्लोबल कंट्रीज जो कंपनीज जो है, जो हम कहेंगे कि 22 इंडस्ट्रीज़ में काम कर रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं ये 2 साल में जो भी गोल्स है उसको अचीव करेगी। जो भी एनजीओज है वो भी कहीं ना कहीं काम करने की कोशिश करे। तो वर्ल्ड विजन जो है इज कमिटेड टू रेजिंग एंड इन्वेस्टिंग 2 बिलियन, 2030 तक पानी के लिए 2 बिलियन लगाए जाएंगे और इसके चलते 50 देशों में, हम कहेंगे 6 रीजन्स और 50 देशों में काम किए जाएंगे। ठीक है, अब इशू क्या है, सबसे पहले ये जितनी भी चीज़ें कही गई हैं ये आपने पढ़ी, आपको अच्छी लगी होगी, मस्त मज़ा आई होगी, बट आपको सबसे बड़ा दुख मैं दे दूं कि ये पूरी की पूरी नॉन बाइंडिंग है। आप इसको पूरा करो मत करो, आपको कुछ फाइन वाइन नहीं लगने वाली है, कुछ नहीं, करो मत करो, आपकी इच्छा, हर देश की इच्छा यहाँ पे अपनी है कि ये बाइंडिंग नहीं है। दूसरा जो वाटर एक्शन एजेंडा है, इसमें लोकल कम्युनिटीज जो है फॉर वाटर मैनेजमेंट उनको इंक्लूड नहीं किया है। अब देखिए भाई, गांव है, गांव की जो लोकल कम्युनिटी है, जैसे हम कहेंगे ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत को कहीं ना कहीं ये देना चाहिए एक तरह से, या फिर जो भी कम्युनिटी होगी गांव की, सिर्फ ग्राम पंचायत नहीं, कोई जो भी काम कर रही हो उनको ये कहीं ना कहीं एक तरह से हम कहेंगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए कि उन्होंने भी अपने गाँव में ये जो भी चीज़ें उसके लिए काम करते रहने चाहिए। और ये जो कॉन्फ्रेंस होगा इसमें वायलेंस और थ्रेट्स जो होता है फेस्ड बाय कम्युनिटीज़, है ना, ट्राइंग टू प्रोटेक्ट ड्विंडलिंग वाटर रिसोर्सेस, है ना। फॉर एग्जांपल अब एक कम्युनिटी है, वो कम्युनिटी अगर हम कहेंगे कि कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन का काम कर रही है और उनको कहीं ना कहीं वायलेंट या फिर धमकी आ रही है, वायलेंस उनके साथ हो रहा है या धमकी आ रही है उनको कि ऐसा करने से ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, इस बारे में तो इस कॉन्फ्रेंस में कुछ कहा ही नहीं है। तो ये मेन इश्यूज़ है जो कहीं ना कहीं कमिटमेंट्स को पूरा नहीं करने दे रहे हैं। ठीक है, अब ये देखिए, हाउ एंड टू व्हाट एक्सटेंट वुड माइक्रो इरिगेशन हेल्प इन सॉल्विंग वाटर क्राइसिस, यूपीएससी 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको पता चलती है। ओके, सो ये एक और करंट अफेयर हो गया आपका, जिसमें यहाँ कहा गया था यूनाइटेड नेशन वाटर कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तीसरा करंट अफेयर आपका। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे जब हम आते हैं तो एनएमसी के कुछ गाइडलाइंस आए हैं कि वो कहीं ना कहीं प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है स्टूडेंट्स और टीचर्स की, है ना, तो उसको लेके कुछ एनएमसी के गाइडलाइंस है। तो एनएमसी यानी ये मत याद रखिएगा, हमने जो नागपुर में रहते हैं उनको लग रहा होगा कि नागपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, क्योंकि ऐसा एनएमसी है। तो बट ये करंट अफेयर जो है ये नागपुर का करंट अफेयर नहीं है, ये करंट अफेयर है पूरे इंडिया का, नेशनल लेवल का। इसलिए एनएमसी का मतलब वो नहीं है ना, एनएमसी का मतलब है नेशनल मेडिकल काउंसिल। ठीक है, तो नेशनल मेडिकल काउंसिल जो होता है वो नेशनल मेडिकल काउंसिल, दैट इज एनएमसी, गाइडलाइंस ऑन प्रोफेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटीज। एनएमसी के गाइडलाइंस आई है, गाइडलाइंस आया है किस चीज को लेके, ऑन प्रोफेशनल प्रोफेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। देखिए सबकी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दिस इज द नेक्स्ट करंट अफेयर, बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये जो है ये GS4 से रिलेटेड है। GS4 मीन्स एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, उससे रिलेटेड है। कोड ऑफ कंडक्ट से रिलेटेड है। और उसके अलावा आपको ये भी बता दूं, इसका जो सोर्स है वो द हिंदू है, द हिंदू से लिया गया है। GS4 का एक करंट अफेयर है, दैट इज NMC गाइडलाइंस। अब सबसे पहले क्या होता है, इंडियन रेगुलेटरी बॉडी जो है मेडिकल एजुकेशन एंड मेडिकल प्रोफेशनल्स जो है, उस बॉडी का नाम है NMC, दैट इज नेशनल मेडिकल काउंसिल। उन्होंने फर्स्ट टाइम गाइडलाइंस इशू किए हैं, जिससे प्रोफेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटीज दिख रही है कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स की, टीचर्स की और इंस्टीट्यूशंस की। इसके ऊपर आपको एथिक्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। और NMC क्या है, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि NMC क्या है। अबाउट NMC की अगर बात करें तो NMC के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि न्यूज़ में रहा है। अब NMC कब इस्टेब्लिश किया गया, बहुत पहले इस्टेब्लिश नहीं किया गया, अभी अभी इस्टेब्लिश किया गया, 2020 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर्स है। ये याद रखेगा। अगली बात याद रखेगा किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है। आपको तो वैसे नाम देख के ही पता चल रहा होगा किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर ये काम करता है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसके अंडर ये काम करता है। अब ये जो हम कहेंगे ये एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कुछ रेगुलेशंस बनाती है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है। और ये जो बॉडी है इसमें टोटल 33 मेंबर्स है, 33 मेंबर्स की ये बॉडी है। 33 मेंबर्स होने के अलावा जो भी मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए कुछ रूल्स बनाती है, क्योंकि ये एक रेगुलेटरी बॉडी है, ये भी आपको पता चलती है। एंड रिप्लेस्ड मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया इन सितंबर 2020 में। पहले हमारे यहाँ जो होता था वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया था, MCI को इसने रिप्लेस कर दिया इन ईयर 2020। सितंबर 2020 में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के जगह नेशनल मेडिकल काउंसिल ये बनाया गया। इसका पर्पस जो है वो आपको बता दूं कि कमीशन ग्रांट्स रिकॉग्निशन ऑफ मेडिकल क्वालिफिकेशंस क्या रहने चाहिए। हम कहेंगे कि एक्रेडिशंस देती है मेडिकल स्कूल्स को, रजिस्ट्रेशन देती है मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को, यानी डॉक्टर्स और इन सब का रजिस्ट्रेशंस, और मेडिकल प्रैक्टिसेस जो चल रही है उसको मॉनिटर भी करती है ना। और इंडिया का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको भी कहीं ना कहीं देखती है। अब देखिए इश्यूज़ क्या क्या है, देखते हैं। सबसे पहले एस्पेक्टिंग द गाइडलाइन, एस्पेक्ट ऑफ द गाइडलाइन पहले इसमें आपको देखने मिलता है। आप लोग अभी इस टेबल पे देखेंगे जो यहाँ पे स्क्रीन में आपको दिख रहा है। एस्पेक्ट ऑफ गाइडलाइन पहला कॉलम, दूसरा है गाइडलाइंस फॉर स्टूडेंट, तीसरा है गाइडलाइन फॉर टीचर्स एंड गाइडलाइन फॉर इंस्टीट्यूशन। सबसे पहले एथिकल प्रैक्टिस की बात की जाए तो स्टूडेंट्स को ये कहा गया है कि बी डिलिजेंट इन स्टडीज और रिसर्च वर्क में अपना ध्यान दीजिए, बहुत अच्छे से ये काम कीजिए, प्रोफेशनलिज्म को मेंटेन कीजिए। कलीग्स के साथ और पेशेंट्स के साथ जब भी आप इंटरेक्शन करते हो तो प्रोफेशनल तरीके से ये सब चीज़ें होनी चाहिए। और जब भी लगता है तब हेल्प मांगिए। टीचर्स को क्या कहा गया है कि कॉम्पिटेंट बनिए, केयरिंग बनिए, यानी अच्छे तरह से कॉम्पिटेंट बनिए, यानी आप जो भी पढ़ा रहे हैं उस चीज़ों में परफेक्ट बनिए, केयरिंग बनिए, एथिकल रोल मॉडल बनिए स्टूडेंट्स के लिए। आपको देख के स्टूडेंट सीखते हैं। इंस्टीट्यूशंस को क्या बोला है कि फॉल्स इन्फॉर्मेशन मत दीजिए इंस्पेक्शंस को लेके। बहुत अच्छी बात बोलिए पहले इसमें एथिकल प्रैक्टिस। दूसरा, प्रमोट करना है प्रोफेशनलिज्म को। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि रिस्पॉन्सिबल एंड रेस्पेक्टफुल एटीट्यूड रखिए अपने प्रोफेशन को लेके, आप डॉक्टर्स हो, कलीग्स को लेके और पेशेंट्स को लेके। टीचर्स को कहा गया है कि गाइड कीजिए और मेंटर बनिए स्टूडेंट्स के, और अप्रोप्रिएट बाउंड्रीज जो होती है इंटरेक्शन में वो रखिए, है ना, कि आप कोई भी बातें उनके साथ इंटरेक्ट मत कीजिए, बाउंड्री रखिए। और इंस्टीट्यूट को बोला है कि टीचर को कभी भी प्रेशराइज मत कीजिएगा कि वो फॉल्स इंफॉर्मेशन आपको दे। अगला है एड्रेसिंग सोशल इशू। सोशल इशू की बात करें तो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन सेक्सुअल ओरिएंटेशन हो गया, जेंडर हो गया, सोशियो इकोनॉमिक क्लास हो गए, इसको टॉलरेट मत कीजिए। ऐसा कुछ होता है तो तुरंत कंप्लेंट कीजिए, ऐसा स्टूडेंट्स को कहा गया। डू नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स में डिस्क्रिमिनेशन मत कीजिए। और डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी को ये ऐसा टीचर को कहा गया है और इंस्टीट्यूशन को कहा गया है कि डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी जो है उसको एडॉप्ट मत कीजिए। अगला है डॉक्टर और पेशेंट के बीच की रिलेशनशिप जो है उसको लेके यही बताया गया है कि एथिकल कंडक्ट रखिए जब आप पेशेंट के साथ इंटरैक्ट करते हो। और इन दोनों को इसके लिए कुछ वैसे होगा नहीं, क्योंकि ये पेशेंट से इंटरैक्ट नहीं करने वाले, टीचर या फिर हम कहेंगे कि इंस्टीट्यूशन। उसके बाद इंप्रूविंग मेडिकल एजुकेशन, प्रोवाइड कंड्यूसिव, हम कहेंगे कि कंड्यूसिव जो एक लर्निंग होती है इन्वायरमेंट, अच्छा एक इन्वायरमेंट बनाइए स्टूडेंट्स के लिए। दूसरा है टीचर्स के लिए कि स्टूडेंट को वही है कि अच्छा एक इन्वायरमेंट रखिए अपना। दूसरा है कि टीचर्स को हम कहेंगे अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। और तीसरा है कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए जो भी इंस्टीट्यूशन है उनको लेके, है ना। हर चीज़ जो है
वो कहीं ना कहीं अकाउंटेबल आप होने चाहिए, आंसरेबल होने चाहिए जो भी आप कर रहे हो। ऐसी सब चीज़ें, बहुत अच्छी अच्छी बातें कही गई है एनएमसी गाइडलाइंस में, और बहुत अच्छा एक और करंट अफेयर हमें यहाँ पे देखने में मिलता है। उसके बाद इंडिया कुड बिकम द वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट सोलर पीवी मैन्युफैक्चरर बाय 2026। ये एक करंट अफेयर हमें पढ़ना है। अभी हमारा ज़्यादा करंट अफेयर्स बचे नहीं है, टाइम भी हमारा ज़्यादा नहीं बचा है और करंट अफेयर्स भी ज़्यादा नहीं बचे। उसके बाद हम महिला निधि पढ़ेंगे और हिमाचल प्रदेश सुख आश्रय बिल जो है वो भी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, छोटे छोटे। एंड J&K गिव प्लास्टिक टेक गोल्ड, ये लाया है। इतने हम पढ़ेंगे, छोटे छोटे हैं बाद के। तो बस ये एक थोड़ा सा सोलर वाला पढ़ लेते हैं पहले, और बाद के बहुत छोटे छोटे हैं। उसके बाद प्रीलिम्स वाले हैं जो वो आपको कवर करने हैं, और उसके कुछ रिकॉर्डिंग्स भी मैं आपको दे दूंगा। तो चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। आगे जब हम चलते हैं तो इंडिया की बात की जाती है। अब मुझे ये बताइएगा कि आप लोगों को अभी जो इंडिया है उसमें सोलर की अगर बात की जाए तो आप लोगों के क्या विचार हैं सोलर को लेके? आज भी इंडिया में क्या सोलर उतना लेवल तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है? नहीं पहुंच पाया है तो क्या प्रॉब्लम्स है, क्यों लोग सोलर जो है उतना इंडिया में यूज़ नहीं कर पा रहे हैं? चलिए आप बताइए, तब तक मैं लिखता हूँ इंडिया कोड। यस, बोलिए। लैक ऑफ, यस यस, अर्निंग्स, बिल्कुल लोगों के उतने कुछ इनकम नहीं है या अर्निंग्स उतनी नहीं है जिससे वो सोलर को अफोर्ड कर सके। वेरी गुड। और कोई? होती नहीं है। यस, गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया बट इम्प्लीमेंटेशन, यस एग्जैक्टली उतना सपोर्ट नहीं करता है जो लोन होता है। यानी वही है कि गवर्नमेंट ने तो काफ़ी कोशिशें करने की कोशिश की है बट उतना कोई इम्प्लीमेंटेशन वो हुआ नहीं है। यस, वेरी गुड। तो दोनों आंसर बिल्कुल बराबर हैं आप लोगों के, है ना। तो इंडिया जो होता है कुड बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सेकेंड, हम कहेंगे वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट, है ना। वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट, लार्जेस्ट तो बनने के लिए इंडिया को टाइम लगेगा। सेकेंड लार्जेस्ट सोलर पीवी मैन्युफैक्चरर ऑफ 2020 बाय, सॉरी ऑफ नहीं, तब तक 2026 तक ये होगा। बाय 2026 इंडिया बन जाएगा। अब ये किस पेपर में आ सकता है? ये भी पोर्शन आपका है जीएस पेपर 3 का। जीएस 3 में आपको एनर्जी वाला जो टॉपिक आपको देखने मिलता है वहाँ से ये आपको करंट अफेयर देखने मिलता है, ठीक है। इसका जो सोर्स है वो फिर से द हिंदू है। द हिंदू से ये करंट अफेयर हमें मिलता है। अब आपको ये भी बता दूं कि एक नई रिपोर्ट आई है। एक नई रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ऐसा कहा गया है, पीवी यानी फोटोवोल्टिक, ये तो आपको पता ही होगा, फोटोवोल्टिक सेल जो होता है उसको पीवी सेल कहा जाता है, पीवी कहा जाता है फोटोवोल्टिक। तो फोटोवोल्टिक मैन्युफैक्चरिंग में लार्जेस्ट फोटोवोल्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंट्री बनेगा आफ्टर चाइना बाय 2026। इसलिए सेकेंड, मैंने बोला ना फर्स्ट बनने मुश्किल है क्योंकि हमारे सबके ऊपर चाइना आके बैठा हुआ है। चाइना को थोड़ा पीछे डालना अभी थोड़ा सा मुश्किल काम है, थोड़ा सा टाइम लगता है चाइना को पीछे डालने में, क्योंकि हम जितना जितना आगे बढ़ते जाएंगे चाइना और आगे बढ़ते जाएगा। इसलिए ये बहुत मुश्किल है कि हम फर्स्ट बने। बट हम कहेंगे 2026 के बाद फोटोवोल्टिक में, पीवी में, यानी पीवी का फुल फॉर्म लिख देता हूँ यहाँ, फोटोवोल्टिक। फोटोवोल्टिक जो होता है इसमें हम कहीं ना कहीं सेकेंड लार्जेस्ट बन जाएंगे बाय 2026 आफ्टर चाइना। 2026 में हम चाइना के बाद का एक स्टेट बन सके, कंट्री बन सकते हैं। अब इस रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया है देखो, 110 गीगावाट्स जो है ऑफ सोलर पीवी मॉड्यूल कैपेसिटी यहाँ पे इंडिया में लाया जाएगा नेक्स्ट 3 ईयर्स में, 110 गीगावाट का। यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हैं, 110 गीगावाट्स नेक्स्ट 3 ईयर्स में हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड आई होप कि ये जल्द से जल्द हम पूरा कर ले। इंडिया जो है उसके मॉड्यूल की अगर बात करें तो वो डबल किया गया है फ्रॉम 18 गीगावाट्स जो हमारा मार्च में था, वहाँ से हम 38 गीगावाट में मार्च में, एक साल में हमने 18 से 13 में हम पहुंच चुके हैं। और आने वाले कुछ साल में हम बहुत 3 साल में और आगे बढ़ जाएंगे, हम 110 कर देंगे इसको। डबल तो हम जा ही रहे हैं, तो 110 भी जाना बहुत मुश्किल हमारे लिए है नहीं। 118 से हम 38 तक पहुंच चुके हैं, है ना, 1 ईयर में। अब आने वाले 3 साल में तो हम 110 गीगावाट तक पहुंच जाएंगे। और आपको ये भी बता दो इन टर्म्स ऑफ अपकमिंग पीवी मैन्युफैक्चरिंग इंस्टॉलेशंस की अगर बात करें तो गुजरात जिसमें 57 है इज द लीडिंग स्टेट। ये अच्छे से याद रखेगा, ये पूरे फैक्ट्स है,
इस पे ज़्यादातर क्वेश्चन। गुजरात जो है ये लीडिंग स्टेट है फिलहाल, और क्यों? क्योंकि वहाँ पे चीपर इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी प्राइजेस है, और मेन यानी वहाँ पे पोर्ट्स ज़्यादा है। आप ये अगर सोच रहे होंगे कि नहीं मोदी जी का स्टेट है वो इसलिए ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है। स्टेट की अगर बात करें तो पीएम जो होते हैं वो पीएम पूरे देश के होते हैं, ऐसा नहीं है कि उनको सिर्फ गुजरात की तरफ ध्यान देना है। गुजरात इसलिए सबसे ऊपर है क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्राइजेस थोड़े चीप है, क्योंकि वहाँ से इजीली चीज़ें पोर्ट्स के द्वारा, क्योंकि बहुत बड़ा एक कोस्ट लगा हुआ है गुजरात में। इवन ब्रिटिश ने भी गुजरात सूरत को अपना एक बहुत बड़ा एक हम कहेंगे सेंटर बनाया था ट्रेडिंग के लिए। तो वही है कि पोर्ट से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इजीली हो सकता है, इसलिए गुजरात को ये बहुत बड़ा चांस मिला है कि टॉप पे रहने का, है ना। इनिशिएटिव जो है इंडियन गवर्नमेंट ने लिए हैं वो है PLI स्कीम, जिसको प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव कहा जाता है। ये कुछ लिए हैं एनवायरमेंट के लिए, है ना, एक पॉलिसी एनवायरमेंट बना सके, यानी किस चीज़ के लिए? तो इसके लिए हम कहेंगे एनर्जी के लिए। तो एक अच्छा इन्वायरमेंट इंडिया में बन सके एनर्जी के लिए, इसलिए ये इंडिया के लिए चैलेंज क्या है? पॉलिसी इंस्टेबिलिटी। आपको तो पता है हम पॉलिसी बना लेते हैं बट बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है। अब आप स्क्रीन पे देखेंगे जो जो चैलेंजेस है वो। दूसरा, टू कम्पीट फॉर डोमिनेंस, है ना। देखा गया तो क्वालिटी की बात करें या हम कहेंगे कि मार्केट की बात करें, हमें बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन फेस करने पड़ेंगे। दूसरी बात, हम चाइना पे बहुत ज़्यादा अभी भी हम कहेंगे कि बहुत ज़्यादा डिपेंड है। अगला है कि स्किल्ड मैन पावर हमारे पास है नहीं, आज भी मैन पावर हमारे पास बहुत सारा स्किल्ड है नहीं। और अगर देखा गया तो इंडियाज करंट मेजर पीवी एक्सपोर्ट मार्केट दैट इज US एंड यूरो आर रैम्पिंग अप देयर ओन पीवी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज। अब तक इंडिया से एक्सपोर्ट होते थे पीवी, आप सोच नहीं सकते कि इंडिया से ये चीज़ें एक्सपोर्ट होती थी। इंडिया एक्सपोर्ट करता था US और यूरोप को, आजकल वो लोग खुद अपने बना रहे हैं, है ना। तो हम यही कहेंगे कि एक्सपोर्ट मार्केट जो है वो खुद के अभी पीवी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ बना रहे हैं, तो भाई हमसे अब वो क्यों लेंगे? तो हो सकता है कि हम कम भी हो सकते हैं इसमें। ये चैलेंजेस है जिसको हमें फेस करना होगा और उसमें जल्द से जल्द आगे बढ़ना पड़ेगा। चाइना से क्या सीख सकते हैं? चाइना से सीख सकते हैं कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल बाय ऑफरिंग पॉलिसी सपोर्ट, है ना। हम देखेंगे कि गवर्नमेंट जो होती है वो अपने पॉलिसीज़ को जिस तरह से सपोर्ट करते हैं वैसे हमने करना चाहिए। जैसे चीप क्रेडिट, सस्ते में लोन अवेलेबल है, लैंड फ्री में दे देते हैं इन चीज़ों के लिए, लोन भी चीपर है ना। उसके अलावा हम कहेंगे कि रिसर्च फंड्स, टैक्स रिबेट्स भी आपको मिल जाते हैं, टैक्स में भी आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट्स, कंसेशंस मिल जाते हैं, छूट मिल जाती है ना। रिसर्च फंड्स भी वो लोग देते हैं गवर्नमेंट, ये सब देना चाहिए। चाइना के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो ज़्यादातर हम कहेंगे कि ज़्यादा प्रॉफिट में ज़्यादा शेयर उनका होता है। ऐसा नहीं कि ज़्यादा गवर्नमेंट को टैक्स ही देने में पैसा जा रहा है, ऐसा नहीं है, उनका प्रॉफिट ज़्यादा है उसमें, इसलिए वो लोग कर रहे हैं, है ना। इसलिए वो इसमें कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये हमें चाइना से सीखना चाहिए हमारे गवर्नमेंट्स ने, इसी के चलते हम आगे बढ़ सकते हैं। अगला है रिकमेंडेशन क्या है? तो गवर्नमेंट मस्ट ऑगमेंट द PLI स्कीम। ये जो है ना PLI स्कीम जो हमने देखी है ना, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, इंसेंटिव मिलने चाहिए प्रोडक्शन के लिए। लोगों के पास उतना पैसा नहीं होगा, मिलने चाहिए गवर्नमेंट से कुछ। तो इंडिया मस्ट एम टू बिल्ड इनफ PV कैपेसिटी टू सेटिस्फाई लोकल डिमांड। सबसे पहले तो अपनी लोकल डिमांड को पूरी करेंगे, उसके बाद हम चाइना जैसे लोगों को उनके कंपटीटर भी बनने की कोशिश करेंगे। और उसके अलावा देयर मस्ट बी ए ग्रेट इम्पेटस टू एक्सप्लोर अदर एक्सपोर्ट मार्केट्स, है ना। अब आपको तो पता है USA और यूरोप जो हमारे सबसे बड़े मार्केट थे वो खुद के अगर बना रहे हैं कैपेबिलिटीज, वो खुद कैपेबल बन रहे हैं अपने इसमें खुद मैन्युफैक्चर करने में, तो फिर हम लोगों ने क्या करना चाहिए कि दूसरे एक्सपोर्ट मार्केट्स ढूंढना शुरू करना चाहिए, है ना। ये आपको यहाँ पे देखने मिलता है, इंडियाज डोमेस्टिक PV वैल्यू चेन टू ग्रो। ये देखिए किस तरह से हम बढ़ा सकते हैं। ओके, सो ये हो गया। ऑलराइट, चलो उसके आगे चलते हैं हम। तो हम जल्द से जल्द पहुंच जाए, यही उम्मीद रखते हैं इंडिया से कि इंडिया जल्द से जल्द वहां तक पहुंच जाए। अब छोटे छोटे करंट अफेयर्स हैं, अब छोटे छोटे करंट अफेयर्स पढ़ने में, यानी ये एंड है आपके करंट अफेयर का, ये समझ जाएगा। अब हम एंड के पार्ट पे आए हैं। एंड के पार्ट पे जब हम आते हैं, सबसे पहले मैं बात करूंगा महिला निधि की। महिला निधि, निधि यानी आपको पता होगा फंड, महिला निधि, और महिला यानी विमेन से रिलेटेड कहीं ना कहीं फंड होगा, इसलिए इसको महिला निधि कहा गया है। अब महिला निधि क्या है ये जान लेते हैं। महिला निधि की बात करें तो ये जो है ना, यहाँ पे हम कहेंगे कि ये इसका सोर्स जो है वो द हिंदू है, और ये अच्छे से याद रखेगा, राजस्थान से रिलेटेड है। राजस्थान जो होता है उन्होंने अप्रूव किया है कि वो 8% इंटरेस्ट सब्सिडी देंगे ऑन लोन ऑब्टेन्ड बाय मेंबर्स ऑफ वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फ्रॉम महिला निधि।
ठीक है। द स्टेट्स फर्स्ट एवर वुमेन्स कोऑपरेटिव फंड, इसमें आप याद रखिएगा 8% इंटरेस्ट की सब्सिडी, 8% इंटरेस्ट गवर्नमेंट देगी आपको, जो भी लोन्स आपने लिए हैं, है ना, जो भी लोन्स लिए हैं किसने, तो मेंबर्स जो है वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की, सेल्फ हेल्प ग्रुप के वुमेन को 8% सब्सिडी, है ना, और 8% इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी, 8% इंटरेस्ट सब्सिडी, यानी गवर्नमेंट विल प्रोवाइड यू द सब्सिडी, पे द इंटरेस्ट ऑफ 8% आपको ये दी जाएगी। अब कहाँ से, तो हम कहेंगे कि वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप जो ले रही है वो। अब महिला निधि जो होती है वो कहाँ पे इस्टेब्लिश की गई, वो जयपुर में इस्टेब्लिश की गई है, जयपुर में बनाई जाती है, जयपुर राजस्थान का कैपिटल है आपको पता है, और ये अगस्त 2022 में ही बनाई गई थी, अगस्त 2022 में बनाई गई थी, ये ऑपरेट कर रही है पूरी तरह से। अब दूसरी बात आपको ये भी बता दूं कि इट हैज़ बिन सेट अप ऑन द पैटर्न ऑफ तेलंगाना स्त्री निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन, ये भी याद रखेगा। हाँ, तो इसके पहले ये अभी ये यहाँ पे हुआ है, और इसके पहले ये तेलंगाना में था, तेलंगाना के बेसिस पे ही बनाया गया, तेलंगाना जो स्त्री निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन है उसके अंडर। अब यहाँ पे देखिए फंड, इट डिसबर्सेस लोन अप टू 40,000 विद इन 48 आवर्स, है ना, और आपको ये भी बता दें रिलीजेस द क्रेडिट ऑफ अ हायर अमाउंट विद इन पीरियड ऑफ 15 डेज, ये भी आपको पैसा तुरंत दे देगा, है ना। आपका जो लोन है वो 48 आवर्स में आपको 40,000 का मिल जाएगा, और गवर्नमेंट जो आपको दे रही थी वो 15 दिन के अंदर वो भी आपको दे देगी। तो आपको लोन 48 आवर्स के अंदर इस निधि के द्वारा मिल जाता है राजस्थान में। और उसके अलावा सक्सेस जो है इसमें हम यही कहेंगे कि दैट ब्रॉट डाउन द नंबर ऑफ लोन एप्लीकेशन बाय वुमेन पेंडिंग इन द बैंक, है ना, तो वुमेन के जो पेंडिंग थे एप्लीकेशन वो सब क्लियर होते जा रहे हैं इस महिला निधि के कारण। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट ने लिया है, तो उनके लिए बहुत अच्छे हम कहेंगे, राजस्थान ने बहुत अच्छा एक स्टेप लिया है। अगला जो करंट अफेयर आता है छोटा सा, वो है हिमाचल प्रदेश को लेके। अब आपने देखा कि थोड़ा सा राजस्थान को लेके था, ये ज़्यादातर जो अभी मैं करंट अफेयर बता रहा हूँ जो राजस्थान के एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा यूपीएससी में भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है और किसी भी स्टेट के एग्जाम में पूछा जा सकता है, बट राजस्थान वाले ज़्यादा फोकस रहेंगे। अगला जो है उसमें हिमाचल प्रदेश वाले ज़्यादा फोकस रहेंगे। हिमाचल प्रदेश ने सुख आश्रय बिल लाया है, सुख आश्रय बिल, बट इसका मतलब ये नहीं कि बाकी जगह ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछा जा सकता है, बट ज़्यादा चांस है कि ये पूछा जाएगा कहाँ पे, तो हिमाचल प्रदेश के एग्ज़ाम में, है ना, ये हम कहेंगे। तो 2023 का सुख आश्रय बिल लाया है, बहुत अच्छी बात है जो सुख आश्रय बिल लाया है ना। इसमें अगर कहा गया तो द हिंदू का ही ये न्यूज़ है। और आपको ये भी बता दूं कि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट जो होती है वो कहीं ना कहीं प्लानिंग कर रही है कि वो सुख आश्रय बिल जो है 2023 में लाए, और उन्होंने कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि ये लाने की कोशिश की है, केयर प्रोटेक्शन एंड सेल्फ रिलायंस ऑफ चिल्ड्रन। इससे हमें कुछ सीखने मिलता है, बाकी स्टेट वालों को भी इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। इस बिल के चलते अप्रोप्रिएट केयर मिलेगी, प्रोटेक्शन मिलेगा एंड डेवलपमेंट मिलेगा, है ना, ऑर्फन्स को, सेमी ऑर्फन्स को और स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन को। तो किस किस के लिए सुख आश्रय, तो हम कहेंगे ऑर्फन्स, जिनका कोई नहीं होता है वो ऑर्फन्स, या जिनके सेमी ऑर्फन्स जिनका कोई है, दूर के लोग वो लोग, या फिर जो स्पेशली एबल्ड है वो लोगों के लिए, है ना। तो यहाँ क्या क्या मिलेगा, क्लोथिंग एंड फेस्टिवल अलाउंसेस मिलेंगे उनको। हम यही कहेंगे कि जो भी बच्चे चाइल्ड केयर में रह रहे हैं या आफ्टर केयर इंस्टीट्यूशन में रह रहे हैं उन सबको क्लोथिंग जो है कपड़े दिए जाएंगे, फेस्टिवल अलाउंस दिए जाएंगे, कुछ फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए जो भी फाइनेंशियल ज़रूरत है वो भी दी जाएगी, और रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट्स भी उनको बना के दिया, आरडी जिसको हम कहते हैं, फॉर ईच चिल्ड्रन, है ना। स्टेट गवर्नमेंट अप टू 27 ईयर्स तक उनको आरडी भी प्रोवाइड करेंगे, रिकरिंग डिपॉजिट। तो ये जो डिपॉजिट किए जाएंगे उनके बैंक में, ये बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, है ना, जिसको रिकरिंग डिपॉजिट हम कहते हैं, आरडी कहते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, हिमाचल प्रदेश बहुत अच्छी चीज़ सोच रहा है। देखते हैं अब ये बिल पास होता है कि नहीं। अगर पास हो गया तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। इसके बाद हम अगली चीज़ें देखते हैं, वो है गवर्नमेंट जो जनरल जो JNK वालों के लिए। अब जम्मू एंड कश्मीर वालों की अगर हम बात करें, जैसे अब हम हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर वाले अब ज़्यादा ध्यान देंगे। जम्मू कश्मीर ने क्या किया है, जम्मू कश्मीर ने कहा है गिव प्लास्टिक टेक गोल्ड। बहुत अच्छी बात, देखिए सभी लोग इससे सीख सकते हैं, गिव प्लास्टिक टेक गोल्ड। और आपको बता दूं कि सिर्फ जम्मू कश्मीर वाले ही नहीं, तो सभी लोग इसको स्टडी करेंगे, क्योंकि ये इनिशिएटिव के ऊपर यूपीएससी बिल्कुल क्वेश्चन पूछ सकती है, क्योंकि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। द हिंदू से ही लिया गया है। सादीवारा करके जो विलेज है साउथ कश्मीर में, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट जो आता है ना, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे सादीवारा करके डिस्ट्रिक्ट है,
शादीवाड़ा। अब ये जो शादीवाड़ा करके जो विलेज है वहाँ पे ये लिया गया है। गिव प्लास्टिक टेक गोल्ड, जो स्कीम होती है वो गोल्ड कॉइन ऑफर कर रही है एज अ रिवॉर्ड। जो भी 20 क्विंटल प्लास्टिक वेस्ट को कहीं ना कहीं क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। 20 क्विंटल आपको कलेक्ट करने और आपको एक गोल्ड कॉइन मिलेगा। बहुत अच्छा है। देखिए आप लोगों को एक बहुत अच्छी एक स्कीम है ना, जो JNK ने लाई। ऐसा होगा तो देखिए कितना अच्छा होगा, सब कुछ साफ हो जाएगा। तो ये रहेगा इम्पैक्ट जो है विद इन 15 डेज जो कैंपेन स्टार्ट होगा वहाँ से ऐसा कहा जाता है विलेज वाज डिक्लेयर प्लास्टिक फ्री, है ना। विलेज प्लास्टिक फ्री हो जाएगा जल्द से जल्द। अब लोगों को गोल्ड के लिए तो लोग कुछ भी कर सकते हैं, तो प्लास्टिक तो जमा करेंगे ही, यही इन्हें पता है। तो इनिशिएटिव जो है वो इनोवेटिव है, यूनिक है और एनवायरमेंट फ्रेंडली है, कम्युनिटी लेड और पार्टिसिपेटिव है। बहुत अच्छा एक और आपको करंट अफेयर देखने मिला। JNK का एक नया, हम कहेंगे कि एक नया इनिशिएटिव, गिव प्लास्टिक एंड टेक गोल्ड। इट इज़ वेरी गुड इनिशिएटिव। ठीक है, तो यहाँ तक के आपके जो करंट अफेयर्स थे ये यहाँ पे पूरे होते हैं, जो कि हम कहेंगे मेंस प्लस प्री के थे। जो छोटे मोटे करंट अफेयर्स हैं वो आपके वैसे नोट्स में आपको दिए ही हुए हैं, फिर भी उसके भी कुछ रिकॉर्डिंग्स में आपको रिकॉर्ड करके प्रोवाइड कर दूंगा। और मंडे से आपका थोड़ा सा शेड्यूल चेंज होगा और वो जो शेड्यूल होगा वो सब मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, है ना, मंडे के पहले ही। और आपके अभी टास्क और ये सब शुरू हो जाएंगे मंडे से ज़्यादा, तो उसके ऊपर और आपको ध्यान देना है। किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिए। Anyone having any doubt? नहीं, यस, ओके। सो करण जी, हाँ, नेहा जी, यस, सूरज जी की भी आवाज़ आ गई और आदर्श जी।